नमस्ते। म्यूचुअल ग्लोब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में भी हम लोग स्कीम्स को एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन जो रिस्पांस हमें आया है। उसमें हम लोगों ने 3 स्कीम्स आज सेलेक्ट की है और हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर मनोज श्रीवास्तव जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। वेलकम मिस्टर श्रीवास्तव। तो हम लोग ने जो पहली कैटेगरी जो सेलेक्ट की है वो है मल्टी कैप, और मल्टी कैप की जो स्कीम है वो है डीएसपी मल्टी कैप फंड। ओके, डीएसपी मल्टी कैप, देखिए अगर कैटेगरी की बात की जाए तो अच्छी कैटेगरी है मल्टी कैप की, और फंड हाउस की बात की जाए तो फंड हाउस भी अच्छा है, डीएसपी इज अ गुड नेम। लेकिन अब बात तो इस स्कीम की हो रही है। मल्टी कैप एडिशनली, मतलब मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि एक वो स्पेस है जिसमें फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों लेना पड़ेगा। ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया कुछ सेट होगा, तो मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है रेगुलेटर की तरफ से 25% मिनिमम। 25। अब 25% ओपन रखा है। अभी 25% ओपन का एंगल आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन जरूरी है नहीं तो अदरवाइज तो फिर फंड मैनेजर के पास में फिर तो इंडेक्स फंड बन जाएगा। अगर आप ये उसको लीवे नहीं देंगे और वो अपनी कॉम्पिटेंस कैसे दिखाएगा। लेकिन हाँ, आपको समझना ये है कि ऐसा तो नहीं कि इस 25% जो बचे हुए उसने जा करके स्मॉल कैप में जोड़ दिया, प्रीडोमिनेंटली मल्टी कैप बन गया स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप। ये बस एक एंगल है, लेकिन नॉर्मली फंड मैनेजर्स बहुत अच्छे से उस पर एक्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छी कैटेगरी बन के आई है। अब इस स्कीम में क्या सिचुएशन है? इस स्कीम की सिचुएशन ये है कि अब देखिए, शुरू इधर के जो रिसेंट 3 महीने हैं अच्छे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, लेकिन स्कीम अभी बिल्कुल नई है। अच्छा। अभी 1 साल भी इसने पूरा नहीं किया है, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी है। अभी उस पर आते हैं कि उसका क्या मतलब निकालना चाहिए जो स्कीम 1 साल से कम है। पी रेशियो भी ज़्यादा है बेंचमार्क से, ओके, पीबी भी ज़्यादा है, और फंड साइज छोटा सा कुछ 1200-1300 करोड़ रुपए का है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो अच्छे एनालिस्ट हैं, जो अच्छी रैंकिंग एजेंसीज हैं, कुछ लोग तो 3 साल की परफॉर्मेंस लेते हैं और कुछ लोग कम से कम 1 साल की तो लेते ही हैं। क्योंकि 1 साल से कम की अगर उसकी अभी लाइफ है तो उसके बारे में कोई व्यू लेना बड़ा मुश्किल है। अब उसने अभी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया है, जब पैसा आया लगना शुरू हुआ तब तक मार्केट एकदम से उछल गया, तो उसको लेना पड़ेगा ना। तो आप कहेंगे साहब देखिए तो पी ज़्यादा हो गया उसका। उसी बीच में मार्केट में तेज फ्लक्चुएशन आइदर वे आ गया, तो हो सकता है कि 1 महीने में ही 4% मार्केट उछल जाए, तो आप कहेंगे साहब एनुअलाइज देखिए 48% की होगी एनुअलाइज, और वैस वर्सा। तो मुझे लगता है कि जो आपके दर्शक हैं और जो इस फंड में लगाना अगर चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचें कि कम से कम 1 साल हो जाने दें, उसके बाद ही कोई उस पर व्यू ले। ओके, तो बेटर रहेगा। तो 1 साल से कम है तो थोड़ा सा, क्योंकि हम परफॉर्मेंस उतना जज ही नहीं कर सकते हैं, तो अभी इतना अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो थोड़ी इस्टेब्लिश स्कीम्स की तरफ जाएं। इस्टेब्लिश स्कीम की तरफ जाएं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कोई भी फंड मैनेजर है जो इंडियन स्टॉक्स में लगा रहा है, तो इंडियन स्टॉक्स तो वही है ना, उसी स्पेस से जाके निकालेगा। अगर मैं पूरे हजारों स्टॉक्स की बात नहीं भी करूं, तो आपकी स्पेस क्या निकल के आती है? ऊपर के 100 बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन,
टॉप 100 लार्ज कैप, यस, उसके बाद के 150 जोड़ दीजिए, 101 से 250 मिड कैप, उसके बाद का जोड़ दीजिए 250, तो 500, यानी इट बिकम निफ्टी 500। फिर उसके नीचे भी अगर ले रहे हैं तो लोग लेते हैं स्कीमों में, ऐसी बात है नहीं ले रहे, बट वो परसेंटेज काफ़ी कम होता है। तो कोई भी फंड मैनेजर हो, कोई भी स्कीम हो, नई या पुरानी, प्रीडोमिनेटली जो पिक एंड चूज करेगी वो इसी 500 से करती है। तो जरा परफॉर्मेंस देख लेने दीजिए। ऐसा ना हो जैसे मैंने कहा कि आज उसने शेयर लिए और कल ही एकदम से कोई फॉल आ गया तो आपको लगेगा बड़ी खराब स्कीम हो गई, विच में नॉट बी द केस, या बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अगर वो 3 साल चल चुकी है, 2 साल चल चुकी है, तो ये जो फ्लक्चुएशन हुए वो मॉडरेट हो जाएगी उसमें। तो इसलिए अभी जो है वैसे भी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मुझे लगता है कि 1 साल कम से कम स्कीम को दे देना चाहिए और तभी व्यू लेना चाहिए। अनटिल अनलेस आप बिल्कुल श्योर हैं, आप उस फंड मैनेजर की स्कीम में जा रहे हैं, इसका बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप मान चल सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं सारा डिसीजन तो फंड मैनेजर का और फंड मैनेजमेंट टीम का और CIO का है। अगर आप वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप जो NFO आते हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो आपकी कॉल है। तो ये मेरा व्यू DSP के बारे में, DSP मल्टी कैप के बारे में बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं, वो है स्मॉल कैप कैटेगरी से HDFC स्मॉल कैप। बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है स्मॉल कैप की, क्योंकि पैसे लोगों के बन रहे हैं स्मॉल कैप में और लोग दौड़ रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। सो मच तो कि कहीं ना कहीं रेगुलेटर भी एक कॉशियस अप्रोच के लिए साउंड कर रहा है, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। AMCs को भी बोला गया है कि भाई थोड़ा आप अपने स्कीम्स का स्ट्रेस टेस्ट करके देखिए, क्योंकि भाई रेगुलेटर की तो जिम्मेदारी हो जाती है ना। आज आप तो दौड़ते चले जा रहे हैं, कल को अगर कोई दिक्कत हो गई तो फिर होगा, देखिए साहब नुकसान हो गया। तो वो अब वो कुछ मना तो आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन साउंड कर सकते हैं कि भाई थोड़ी कॉशियस अप्रोच म्यूचुअल फंड की भी हो, इन्वेस्टर की भी हो। अब मानना नहीं मानना तो इन्वेस्टर के है, क्योंकि इधर पैसे तो बन रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस स्पेसिफिक स्कीम पे। अब इस स्कीम में देखिए ये 3 महीने में बेंचमार्क नहीं अचीव किया है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 1 साल में भी नहीं किया है और ज़रा ज़्यादा ही नीचे रह गए हैं। इनफैक्ट ज़्यादा इतना नीचे हैं कि वो फिर ज़्यादा नीचे है। हाँ, तो वहाँ पे एक तरह से रेड फ्लैग लगाने की आपको जरूरत। स्मॉल कैप कैटेगरी की यही रिस्क भी हैं, अगर गलत स्मॉल कैप चूज कर लिया तो उससे नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक्चुअली स्मॉल कैप पे क्या है कि अगर आप स्मॉल कैप की स्पेस भी 250 स्टॉक की हो गई, 251 से 500। अब अगर आपने समझिए कि अपने किसी भी वजह से आपकी स्टडी होगी, रिसर्च होगी, लेकिन बिल्कुल नीचे वाला उठा लिया आपने, मैं फंड मैनेजर की बात कर रहा हूँ, और कहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई न्यूज़ आ गई, कहीं कोई रेगुलेटरी पॉलिसी चेंज हो गई, कहीं किसी इंटरनेशनल स्पेस में आप बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी बांग्लादेश का चल रहा है। अब अगर आपकी 495 नंबर वाली कंपनी, मान के चलिए छोटी कंपनी होगी, और उसका कोई बड़ा स्टेक इन्वॉल्व है बांग्लादेश में, तो परेशान हो जाएगा और स्टॉक में मार पड़ जाएगी। इतनी पड़ सकती है कि एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ सकता है। अब कोई आपकी छोटी कंपनी मान लीजिए यूक्रेन में कर रही थी, इजराइल में कर रही थी, अब ये तो किसी को नहीं पता कि कब यूक्रेन होगा, कब इजराइल होगा, कब बांग्लादेश होगा। लेकिन वही अगर एक बड़ी कंपनी होगी तो उसका एक छोटा सा परसेंटेज होगा, वो एब्जॉर्ब कर ले जाएगी। छोटी कंपनी बुलिश होकर के कुछ काम करने लगी तो जरा ये रिस्क बढ़ जाती है स्मॉल कैप में। तो अब देखिए इनका 1 साल में भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आया है, 3 साल में भी बेंचमार्क से बहुत नीचे नहीं है, लेकिन नीचे हैं, और 5 साल में भी नीचे हैं। तो एक तो हमने कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा आपको कॉशियस करने की कोशिश की, और फिर इस स्कीम की भी परफॉर्मेंस
हमने आपको बताया, बाकी तो आप खुद भी देखेंगे जा करके। पी ठीक है, पी भी ठीक है। अब देखिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई रेगुलेटर जो है आपको कह रहा है कि प्लीज़ बी कॉशियस, थोड़ा स्लो चलिए। 33,000 करोड़ का AUM साइज है। क्योंकि आपके पैसे बने तो मैं दौड़ के जा रहा हूँ एप्लीकेशन लगाने, मेरे बने तो मेरा पड़ोसी भी जा रहा है दौड़ करके। और जो हमने बीच हम लोग इन एपिसोड से बात करते रहते हैं कि मोर देन 90% तो एक कॉमन इन्वेस्टर होता है, उसको ये सब फ़र्क नहीं मालूम होते हैं। उसको केवल एक चीज़ मालूम होती है, पैसे बन रहे हैं तो जिस स्कीम में बन रहे हैं लगा दो। 33,000 करोड़ का AUM साइज है, तो ये शो कर रहा है कि इन्वेस्टर कह रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई, जो भी रिस्क होगी मेरी होगी, मैं देखूंगा, और लगाता चला जा रहा है। HDFC का नाम भी अच्छा है और मोस्टली लोग एनालिसिस उतनी करते नहीं हैं कि HDFC का नाम भी अच्छा है और जो फंड मैनेजर साहब हैं उनका नाम भी बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और आप लगाना ही चाहते हैं तो छोटा पोर्शन लगाएं। तो अब हम लोग एक स्कीम और डिस्कस कर लेते हैं, और ये स्कीम हम लोग ने सेलेक्ट की है वैल्यू कैटेगरी से। ये है ग्रो वैल्यू फंड। ग्रो वैल्यू फंड, ग्रो वैल्यू फंड चूँकि AMC की स्पेस में भी नया है ये ग्रो जो है, अच्छा काम है। अपनी जो इनकी अपनी कोर फील्ड है उसमें तो इनका बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा नाम भी है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं ये। बट आई बिलीव 4 to 5 years तो हो चुके होंगे इस फंड हाउस को। इस फंड हाउस के तो हो चुके होंगे, हाँ, फंड हाउस के तो हो चुके हैं। लेकिन इस स्कीम में अगर मैं सीधे उस पॉइंट पे आ जाऊं कि देखिए इसका जो फंड साइज है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो इतना छोटा है जिसमें कि जरा सा भी फ्लक्चुएशन आया, कोई भी बड़ी एप्लीकेशन रिडेम्पशन की इनकी आ गई तो इनके लिए, फंड मैनेजर साहब के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी मैनेज करने की। तो इतना छोटा जो है, मतलब 100 करोड़ भी फंड साइज नहीं है, तो इतना छोटा भी थोड़ा दूर रहना चाहिए मुझे लगता है। अदरवाइज वैल्यू कैटेगरी बहुत अच्छी है, और इस वैल्यू कैटेगरी में कुछ फंड हाउसेस में जो पुराने हैं और उनके अच्छे से कर रहे हैं, मतलब जैसे वैल्यू हो गई, कॉन्ट्रा कैटेगरी हो गई, इसमें इस हिस्से में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और लोगों के अच्छे पैसे बन रहे हैं। थोड़ी रिस्क तो रहती है, वैल्यू कैटेगरी है तो भाई थोड़ा सा लेकिन अब अगर आपके फंड मैनेजर साहब अच्छे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं तो यही स्पेस पैसा बनाने की भी है। भाई जब पूरी स्टेबिलिटी चाहिए यू गो फॉर लार्ज केयर। यस, बट अगर आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, इंटरनल रिस्क भी ज़्यादा है, तो नुकसान होगा तो भी डाउनवर्ड ट्रेंड भी जाएगा। लेकिन तब भी अगर आप रिस्क लेके करना चाह रहे हैं तो वैल्यू अच्छी स्पेस है, और वैल्यू में आपके पास में बहुत अच्छी स्कीमें हैं। ये पर्टिकुलर स्कीम आपको ना तो परफॉर्मेंस में कोई बहुत मज़ा दे रही है और फंड साइज बहुत ही छोटा है, तो उस एंगल से ठीक है। पी अच्छा है, पी भी ठीक है, लेकिन उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए ना, 50 से ऊपर होल्डिंग है और 50 करोड़ का भी AUM नहीं है, तो हाँ, अब इसमें फंड मैनेजर जो हैं 2-3 अच्छे स्टॉक उठा ले जाएं, लेकिन अब 50 स्टॉक हैं, 50 करोड़ का भी AUM नहीं है, तो वो भी एक परसेंटेज जो स्प्रेड का होता है वो भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जब आपके पास ऑलरेडी इस स्पेस में और स्कीमें हैं, तो फिर इस पर क्यों जाएंगे। तो इस पर रहें और बाकी अपने ऑडियंस से कहिए कि समझते रहें, क्वेश्चन भेजते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच इन स्कीम्स को एनालाइज करने के लिए। थैंक यू। तो हम लोग इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं, और ऑडियंस के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वो कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, या फिर वो हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।